Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss question answer and book exercise of lesson 1 Oliver in the Country from class 5 James English Reader. Students, today I will discuss my lesson plan, what I made for this lesson, and all the book exercise I will cover in this video. So let's start. तो सबसे पहले मैं आपको ये डिस्कस करना चाहूँगी कि मैंने इस लेसन के लिए क्या क्या दिया हुआ है। तो मैंने इस लेसन में डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग, MCQs, क्वेश्चन आंसर और सारे जो बुक एक्सरसाइज है उसको भी मैंने कवर किया हुआ है। कोशिश किया है कि आपके लिए मैं एक अच्छा वीडियो बना सकूं। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा और लाइक भी दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 है ओलिवर इन द कंट्री और इसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जिसमें मैंने 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है एट लेंथ, एट LENGTH, एट लेंथ। सब नंबर 2 है रिसाइडेड, RESIDED, रिसाइडेड। एंड नंबर 3 है इंटेंस, INTENDS, इंटेंस। नंबर 4 है बामी, एयर, BALMY, बामी, AIR, एयर। बामी मीन्स खुशबूदार हवा जिसको कह सकते हैं। नंबर 5 है हनी, शक्ल, HONEY, हनी, SUCKLE, हनी, शक्ल। नंबर 6 है IVY, IV। नंबर 7 है फेच, FETCH, फेच। नंबर 8 है फॉरगॉटन, FORGOTTEN, फॉरगॉटन। नंबर 9 है डेकोरेशन, DECORATION, डेकोरेशन। एंड नंबर 10 है ग्लाइडेड अवे, GLIDED AWAY। तो स्टूडेंट्स ये रहा मेरा डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अक्सर मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं बताती हूँ कि मैं जब भी देती हूँ तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपके लेसन के सबसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको मैं कवर करूँ ताकि बच्चे इसको लर्न करें और उनको क्वेश्चन आंसर लिखने में प्रॉब्लम भी ना हो, कोई मिस्टेक भी ना करें और उनकी वोकैबुलरी भी इन्हांस हो। चलिए अब डिस्कस करते हैं वर्ड्स मीनिंग पे। तो मैंने 5 वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहला है एट लेंथ। एट लेंथ मीन्स होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत लंबे समय के बाद। एट लेंथ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नंबर 2 है ग्लाइडेड अवे, GLIDED AWAY, ग्लाइडेड अवे। हियर, यहाँ जो इस लेसन में जो मतलब है, पास्ड बाई क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी से, तेज़ी से सरकना या तेज़ी से गुजरना। इक्वेल्ड बाई, EQUALLED बाय, इक्वेल्ड बाई, एज गुड एज, मतलब जितना अच्छा हो। रिसाइडेड, RESIDED, रिसाइडेड, रिसाइडेड मीन्स होता है लिव्ड, मतलब रहता था। बामी एयर, BALMY, बामी, AIR, एयर। बामी एयर मीन्स होता है वार्म एंड प्लीजेंट ब्रीज, मतलब कि गर्म और बहुत ही आनंददायक हवा, यानी कि खुशबूदार हवा भी कह सकते हैं, प्लीजेंट भी कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना MCQ जो हम लेसन से ही जो दिया गया था, मैंने इसको लेसन प्लान में अपने लिखा है। तो है पहला टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें रोज फेल्ट दैट ओलिवर वुड बी क्योर्ड बाय द। अब रोज़ जो है, इस जो मेन कैरेक्टर थी इस स्टोरी की, वो महसूस करती है कि मतलब रोज़ ने महसूस किया कि ओलिवर वुड बी क्योर्ड बाय, मतलब जो ओलिवर है वो जल्दी ही अच्छा हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। ब्यूटी ऑफ ऑटम, प्योर एयर ऑफ स्प्रिंग, कंफर्ट ऑफ अ कॉटेज। मतलब ब्यूटी ऑफ ऑटम यानी कि हो सकता है कि बसंत का जो मौसम था उसमें ऑटम पतझड़ का मौसम कहते हैं। तो यहाँ पे ब्यूटी वो सोचती है कि जो मौसम का सुंदरता है उससे ठीक हो जाएगा, या प्योर एयर ऑफ स्प्रिंग, या बसंत के मौसम में जो हवा है, शुद्ध हवा है, उससे ठीक होगा। कंफर्ट ऑफ अ कॉटेज, तो आंसर आपका जो है प्योर एयर ऑफ स्प्रिंग, यानी कि बसंत का जो मौसम था उसमें जो हवा चलने वाली थी, यानी कि शुद्ध हवा से वो जल्दी क्योर हो जाएगा। ओलिवर स्लीप वॉज पीसफुल एज ही, अब ओलिवर जो उसने नींद ली वो शांतिपूर्ण था, क्यों? हैड नो वरीज, वॉज इन अ वेरी लोनली प्लेस, लाइक द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। तो हैड नो वरीज, नींद तो हमें तब आती है जब हमें कोई चिंता नहीं होती। तो जो आंसर है करेक्ट है वो हैड नो वरीज, यानी कि उसके पास कोई चिंता नहीं थी, इस वजह से उसे नींद बहुत अच्छी आई। ओलिवर वॉज टॉट रीडिंग एंड राइटिंग बाय, ओलिवर को पढ़ना और लिखना सिखाया गया किसके द्वारा? मिसेस मेली एंड रोज
एन ओल्ड जेंटलमैन, अ लेडी ट्यूटर। तो जो आंसर है वो है एन ओल्ड जेंटलमैन। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने इस लेसन के लिए दिया हुआ है, जो बुक में क्वेश्चन था उसको आंसर मैंने दिया है, वाई डिड ओलिवर लव द विलेज लाइफ। ओलिवर को गांव की जो का जीवन है उसे क्यों पसंद आया। ओलिवर लव द विलेज लाइफ, ओलिवर को गांव का जीवन पसंद आया बिकॉज ही फेल्ट पीस एंड डिलाइट, उसने वहाँ शांति महसूस की, वहाँ हल्का महसूस किया। इन द क्वाइट एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल था, वातावरण था, शांत था। एंड द बामी एयर, और वहाँ की जो हवा थी वो बहुत ही प्लीजेंट थी, खुशबूदार थी, आनंददायक थी। इट वॉज प्लीजेंट चेंज फॉर हिम, और इसके लिए बहुत ही जो उसका चेंज था, उसके लिए परिवर्तन था, बहुत ज़्यादा उसके लिए प्लीजेंट था, खुशनुमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड मिसेस मेली, रोज एंड ओलिवर स्पेंड टाइम इन द इवनिंग। किस तरीके से मिसेस मेली, रोज और ओलिवर अपना समय शाम को बिताया करते थे। इन द इवनिंग यानी कि शाम में, रोज वुड सिट डाउन टू द पियानो एंड प्ले सम प्लीजेंट ट्यून। तो जो रोज थी वो शाम के टाइम पियानो पे बैठती थी और एक बहुत ही खुशनुमा ट्यून बजाया करती थी, और सिंग ओल्ड सॉन्ग, या फिर पुराने गीत गाया करती थी, विच मिसेस मेली लव, जिसको कि मिसेस मेली को पसंद था, यानी कि मिसेस मेली का पसंदीदा गाना गाया करती थी या फिर कोई प्लीजेंट ट्यून बजाया करती थी। ओलिवर वुड सिट बाय वन ऑफ द विंडोज, ओलिवर उसी किसी एक खिड़की पे बैठा रहता था, लिसनिंग सुनता रहता था, हैप्पीली टू द स्वीट म्यूजिक, मतलब कि बहुत खुश होकर उस जो स्वीट म्यूजिक यानी कि मधुर संगीत को सुना करता था। हाउ वुड ओलिवर स्पेंड टाइम इन द विलेज, किस तरीके से ओलिवर ने अपना समय गांव में बिताया। इन द विलेज यानी कि गांव में, ओलिवर वुड प्ले क्रिकेट विद द विलेज चिल्ड्रन, ओलिवर ने गांव में गांव के बच्चों के साथ उसने क्रिकेट खेला। इन द फील्ड मतलब मैदान में, ही वुड डू समथिंग इन द गार्डन और अराउंड द प्लांट्स, या तो उसे गार्डन में कुछ काम करना होता था, बगीचे में वो उनकी रोज और मिसेस मेली की हेल्प किया करता था, और जहाँ पेड़ पौधे लगे होते थे उसमें काम किया करता था, यानी कि वो क्रिकेट खेलता था और कुछ काम पौधों और बगीचों में किया करता था। वॉट हैपेंड एट द एंड ऑफ द 3 months, यानी कि 3 महीने के अंत पे क्या हुआ। एट द एंड ऑफ 3 months यानी कि 3 महीने के अंत में, ओलिवर बिकेम ऑलमोस्ट लाइक फैमिली, ऑलमोस्ट जो ओलिवर था वो करीब करीब एक परिवार की तरह हो चुका था। फॉर मिसेस मेली एंड रोज, मेली और रोज के लिए एक परिवार का मेंबर हो चुका था, परिवार की तरह हो चुका था। हिज डीप लव, उसका जो गहरा प्रेम था, एंड रिस्पेक्ट ऑफ द मेली, और जो आदर था मेली के लिए, वॉज एज गुड एज द लव, मतलब कि वो आदर तो करता ही था, वो प्यार भी उसने करता था। एंड प्राइड दे फेल्ट फॉर हिम, मतलब कि वो गर्व करता था कि जो लोग उसके लिए महसूस करते थे, यानी कि जो उन लोगों की जो केयर थी, उनका जो प्यार था, वो उसे बहुत अच्छा महसूस होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर। तो थिंक एंड आंसर इसमें जो पहला क्वेश्चन है, डू यू एग्री दैट ओलिवर फाउंड्स अ फैमिली विथ मिसेस मेली एंड रोज, गिव रीजन, मतलब कि क्या आप सहमत हो कि ओलिवर मिसेस मेली और रोज को अपने परिवार की तरह पाता है, कारण बताइए। येस आई एग्री, हाँ मैं सहमत हूँ। मिसेस मेली एंड रोज ट्रीटेड ओलिवर विथ इमेंस लव, केयर एंड कंपैशन rather than just pitying him। तो मैं सहमत हूँ क्योंकि मिसेस मेली और रोज उस ओलिवर के साथ जो व्यवहार करते थे वो बहुत ही गहरे प्रेम से, मतलब एकदम लगाव वाले प्यार से, देखभाल से, और उनकी जो भावना थी वो प्यार की थी, देखभाल की थी, ना कि उस पर दया की थी। दे नर्चर्ड हिम बैक टू द हेल्थ, उन्होंने उनकी सेवा की ताकि वो अपना हेल्थ रीगेन कर सके, मतलब फिर से ठीक हो सके। एजुकेटेड हिम, उन्हें उसको पढ़ाया लिखाया। एंड इंक्लूडेड हिम इन देयर डेली लाइफ्स, और उसने उसको अपने रोज के जीवन जो दिनचर्या थी उसमें भी उसने और उन्होंने ओलिवर को शामिल किया। गिविंग हिम लव, प्यार देते हुए, एंड बिलोंगिंग ऑफ अ ट्रू फैमिली, और इस तरीके से जैसे कि वो परिवार का ही एक कोई सदस्य हो। डू यू थिंक ओलिवर, यानी कि ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक ओलिवर एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटफुलनेस आफ्टर हिज रिकवरी, गिव रीजन फॉर योर आंसर।
डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ओलिवर है वो अपनी एक्सप्रेस मत होता है व्यक्त करना, हिज ग्रेटफुल यानी कि उसका जो अपना आभार व्यक्त करता है आफ्टर हिज रिकवरी, यानी कि जब वो अपना उसका हेल्थ ठीक हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि ओलिवर अपने आभार को व्यक्त करता है? गिव रीज़न फॉर योर आंसर, कारण दीजिए, क्योंकि अपने मतलब आप जो आंसर दे रहे हो उसका रीज़न भी बताइए। यस, हाँ, ओलिवर एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटफुलनेस डीपली, ओलिवर ने अपना जो आभार था बहुत ही गहराई से व्यक्त किया। ही वॉज ऑलवेज ओबीडियंट, वो हमेशा, और ये जो ग्रेटफुलनेस था, आभार था, वो कहकर नहीं, ही वॉज ऑलवेज ओबीडियंट, मतलब कि वो हमेशा उनका आज्ञाकारी रहा। अगर उत्सुक रहा टू हेल्प, यानी कि हमेशा उनके हेल्प के लिए तैयार रहा। एंड शोड हिज लव, उसने अपना प्यार दिखाया। एंड थैंकफुलनेस थ्रू हिज वर्ड्स एंड एक्शन, यानी कि उन्होंने जो ओलिवर ने मेली के लिए, रोज़ के लिए, उसने अपना प्यार और अपना जो धन्यवाद था उसने अपने शब्दों से भी और अपने काम से भी दिखाया। कॉन्स्टेंटली डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ मच ही वैल्यूड देयर काइंडनेस, और मतलब लगातार ये उन्हें बताता रहा कि किस तरीके से उनका जो दयालुता थी, उनका जो प्यार था, कितना उसके लिए मायने रखता था। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो क्वेश्चन आंसर था मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बुक एक्सरसाइज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो MCQs था वो डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिया। आप चलते हैं प्ले विथ वर्ड्स, हम डिस्कस करते हैं। रीड दी सेंटेंसेस। He roamed far and wide, searching the fields and hedge. The children whispered to each other. The words roamed and whispered are related to walking and speaking, यानी कि चलने से और बोलने से ये रिलेटेड है। विस्पर्ड मीन्स ये बोलने से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है, और जो स्पीकिंग है ये विस्पर्ड है वो स्पीकिंग से है। तो चलिए, सर्कल द वर्ड्स दैट शो वेज टू वॉक एंड वेज टू स्पीक, यानी कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वॉक से की मीनिंग रखते हैं और स्पीक से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम वॉक का ध्यान देखेंगे। तो वॉक, स्ट्रॉल मीन्स होता है चहलकदमी करना, ट्रज मीन्स होता है पैदल चलना, स्ट्राइड भी छलांग लगाना होता है, ग्लाइड मीन्स सरकना होता है, टिप टो मतलब चुपके से चलना होता है, और वॉन्डर मतलब घूमना होता है। तो आप देख सकते हो कि वॉक का ही ये वॉक से रिलेटेड, यानी कि हमारे चलने से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है। फिर से एक बार देख लेते हैं। स्ट्रॉल, ट्रज, स्ट्राइड, ग्लाइड, टिप टो एंड वंडर। अब स्पीक से रिलेटेड वर्ड्स को हम देख लेते हैं, यानी कि बोलने से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो अनाउंस यानी कि घोषणा करना, स्क्रीम चीखना, मरमर बड़बड़ाना, मम्बल बुदबुदाना, अटर मीन्स होता है बोलना। तो ये भी आपके स्पीकिंग से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट है, टेक द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इज कैपिटल। अब ये भी सिनोनिम्स भी को भी हम इसी वजह से यहाँ पे हमने देखा, ये भी स्पीक से के सिनोनिम है और वॉक के सिनोनिम्स है, यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड्स जिसको हम कहते हैं। तो चलिए, टेक द सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स इन कैपिटल, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपिटल में जो वर्ड्स दिया गया है उसके सिनोनिम्स यहाँ मतलब 3 वर्ड्स दिए गए हैं, और इसमें से हमें जो फर्स्ट जो उसका सिनोनिम्स है उसे हमें टेक करना है। ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार, इसको हम थैंकफुलनेस भी कह सकते हैं, यहाँ हमने टिक कर दिया है। फैसिनेट, चार्म, हेज, बुश, ग्लाइड, ड्रिफ्ट, डिलाइट, जॉय, यानी कि ग्रेटिट्यूड थैंकफुल आभार, फैसिनेट यानी कि खूबसूरती उसका आकर्षण जिसको हम चार्म कह सकते हैं, हेज झाड़ी होता है, बुश है इसका मतलब, ग्लाइड सरकना, ड्रिफ्ट मीन्स भी सरकना होता है, और डिलाइट मीन्स खुशी, और यहाँ पे इसका मैंने मीनिंग लगा दिया है जॉय। चलिए नेक्स्ट है जो एक्सरसाइज हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है स्पेलिंग। Often 2 words can be shortened to make one word, as apostrophe is used in place of the omitted letters or letters. These shortened words are called contractions, यानी कि किसी भी वर्ड्स को दो वर्ड्स को अगर हम उसको छोटे में पढ़ना चाहते हैं तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं और उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। Then she would look at all he had done and praise him.
द above सेंटेंस कैन ऑल्सो बी रिटन एज देन शी हैड। अब यहाँ पे शी वुड को हमने शॉर्ट में लिख दिया, शी वुड पढ़ेंगे हम यही शी वुड ही, लेकिन हमने शॉर्ट में लिखा, यानी कि जब भी रिटन करते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। लुक एट ऑल ही हैड डन एंड प्रेज हिम। कंट्रैक्शन विथ नॉट, राइट द वर्ड्स टुगेदर, ड्रॉप ओ इज़ नॉट एंड इंसर्ट एन एपोस्ट्रॉफी, यानी कि आपको वो हटा के एपोस्ट्रॉफी लगाना होता है। और इस तरीके से तो हम इसको आप पढ़िएगा, हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। कंप्लीट दिस टेबल विद द कंट्रैक्शन ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे मैंने यहाँ करा हुआ है, डिड नॉट का यहाँ पे बुक में ऑलरेडी किया हुआ था, सॉल्व किया हुआ था। डज नॉट को डजन यानी कि ओ हटा के हम एपोस्ट्रॉफी लिख देते हैं और हमारा हो जाता है ये शॉर्टन फॉर्म। दे आर, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दे के बाद ए हटा दिया हमने, और आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉप ए यहाँ पे लिखा हुआ है, आर हो गया। वी हैव यानी कि एच हटा के वी ई करा जाता है। आई विल, आई एल, मतलब ये जब आप इसको पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर फन। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज हैव अ वर्ब, यानी कि सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सेंस क्रिएट करता है, यानी कि उसका कोई मतलब निकलता हो। अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज हैव अ वर्ब, यानी कि एक जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें हमेशा वर्ब का मस्ट होना है, मस्ट होना चाहिए, मतलब मस्ट है वर्ब। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है स्टेटमेंट, जो कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन, जब हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्परेटिव, जब हमें कमांड या रिक्वेस्ट की जाती है। और एक्सक्लेमेटरी होता है जब हम कोई सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। रीड दी सेंटेंसेस, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन विद द ब्रैकेट्स। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस का कौन सा काइंड है। तो पहला है द ब्यूटी ऑफ द प्लेस फैसिनेटेड ओलिवर। तो द ब्यूटी ऑफ प्लेस यानी कि जगह की जो सुंदरता थी ओलिवर को फैसिनेट करती है, आकर्षित करती है। तो ये स्टेटमेंट है, ये बताया जा रहा है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी दी जा रही, तो दैट इज़ अ स्टेटमेंट। वुड यू प्रेफर टू लिव इन द कंट्री साइड, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस है। व्हेन इज द नेशनल लाइब्रेरी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देन इट इज़ अ क्वेश्चन सेंटेंस। नेक्स्ट है don't run down the stair, now this is a command, so it is a imperative sentence. What a brave little girl Juhi is, अब यहाँ पे सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगा है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। प्लीज़ लोअर द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविज़न, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, और ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। हिस्ट्री मेड फॉर इंडिया एट 6:04 PM ऑन 23 अगस्त, ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, और एक्सक्लेमेटरी का सबसे बड़ी पहचान है कि अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है देन कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं, बस आप उसको एक्सक्लेमेटरी कह दीजिए। नेक्स्ट है लुक एट दिस पिक्चर, मेक 4 सेंटेंसेस, 1 ऑफ ईच काइंड, यूज़ वर्ड्स फॉर द बॉक्स। अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे और इसको देखेंगे, क्योंकि ये आपको समझना है। व्हाट डू दीज इंटरजेक्शन एक्सप्रेस, सॉरी, Words such as oh, alas and wow express sadness, fear, joy और sudden strong feeling, यानी कि oh, alas, wow ये क्या करता है, हमारी wow एक्सप्रेस सैडनेस या मतलब हमारी दुख को, डर को, खुशी को या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है, और इसको हम इंटरजेक्शन भी कहते हैं। एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज आफ्टर एन इंटरजेक्शन, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि उस वर्ड से पहले हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी में हम सेंटेंस के बाद में लिखते हैं, और इंटरजेक्शन में हम वर्ड्स के बाद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाते हैं। चलिए, What do these interjection express? Write words from the box. अब सरप्राइज, रिलीफ, एक्साइटमेंट, एप्रिसिएशन, ग्रीफ, जॉय, ये क्या शो करता है। अब कौन सा वर्ड है जो हमें जब हमें ऐसा वर्ड आए हमारे सामने तो हम समझ जाएं कि ये इंटरजेक्शन है। तो ब्राउ, ब्राउ जब हम किसी को की प्रशंसा करते हैं, एप्रिसिएशन है। सेकंड है वाव, वाव यानी कि जब हमें बहुत कोई आश्चर्यजनक चीज़ लग जाए या हम बहुत उत्साहित हो तो होगा सरप्राइज या एक्साइटमेंट, यानी कि जब हम सरप्राइज होते हैं, एक्साइटेड होते हैं तो हम वाव बोलते हैं, या फिर किसी को शाबाशी देते हैं तो ब्राव बोलते हैं। हुर्रे,
हम जब बहुत खुश होते हैं तो हम जॉय एक्सप्रेस करते हैं, और रिलीफ यानी कि जब हम राहत की सांस लेना हो तो हम फ्यू बोलते हैं। एलस एलास एलास मीन्स होता है जब ग्रीफ, जब हमें दुख प्रकट करना होता है, और जब हमें सरप्राइज शो करना हो तो हम ओह ओह ये है, तो ऐसे हम सरप्राइज शो करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। इसमें योर टीचर विल रीड अलाउड शॉर्ट डिटेल्स अबाउट सम फेमस राइटर्स एंड देयर बुक्स, लिसन केयरफुली एंड मैच द 3 कॉलम्स। यानी कि यहाँ पे जो राइटर्स के नेम दिए हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है, आपको उनसे मैच करना है, यानी कि उनके बारे में यहाँ जानकारी है, आपको उसको मैच करना है। तो चलिए सबसे पहला जो है जैन एस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडिस उन्होंने लिखा हुआ है, और उसमें जो कैरेक्टर था वो बेनेट फैमिली था। सुधा मूर्ति ग्रैंड मास बुक ऑफ स्टोरी, उन्होंने ग्रैंड मास बुक ऑफ स्टोरी लिखी है, और ये 4 ग्रैंड काइंड के जो ग्रैंड किड्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। मार्क ट्विन द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉवियर, एंड उन्होंने टॉम एंड हुक के बारे में बात की है। लुइस कैरल जो हैं वो एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड और रैबिट होल के बारे में हमने लेसन पढ़ा भी है इसको। एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड और रैबिट होल के बारे में वहाँ बात होती है। R.K. नारायण ने किताब लिखी है स्वामी एंड फ्रेंड्स, और उसमें उन्होंने 3 दोस्तों की बात की है, 3 फ्रेंड्स की बात की है। एल फ्रैंक बॉम जो है वो द वंडरफुल विजर्ड्स ऑफ ओज लिखा हुआ है, और उसमें जो कैरेक्टर है डोरथी एंड टोटो। तो आप समझ गए कि ये जो राइटर हैं उनकी बुक का नाम है और उनमें कैरेक्टर्स जो हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा है उसमें हम बात करेंगे स्पीकिंग। तो ये आप खैर इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है, आप इसको आप पढ़ लेंगे। चलिए तो स्टूडेंट्स आई होप जो भी मैंने आपको लेसन या क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, और शायद आपके लिए ये हेल्पफुल भी रहा होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।